हाय, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं मिसेस संगीता जेकब्स हूँ। आपका सामाजिक विज्ञान की इतिहास की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम फ्रांसीसी क्रांति का चौथा भाग पढ़ाएंगे। इस पाठ के 3 भाग हम पढ़ चुके हैं। पिछले भाग 3 में हमने पढ़ा कि कैसे सन 1792 ईस्वी में फ्रांस का राजतंत्र समाप्त हुआ और एक गणराज्य घोषित किया गया। 21 जनवरी सन 1793 ईस्वी में लुईस 16वें को फांसी दे दी गई। फिर सन 1793 से सन 1794 में रॉबेस्पियर सरकार का शासन चला, जो कि आतंक के काल के नाम से जाना जाता है। रॉबेस्पियर के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के पास सत्ता आ गई थी। तो बच्चों, ये हमने पिछले भाग 3 में इतना पढ़ा था। आज हम भाग 4 में 4 चीज़ों को देखेंगे। पहले महिलाओं की स्थिति, फिर दास प्रथा और सेंसरशिप की समाप्ति तथा नेपोलियन बोनापार्ट जो सन 1804 में फ्रांस का शासक बना और फिर वो उसकी पराजय कैसे हुई, ये हम देखेंगे। तो अब हम आगे पाठ में बढ़ते हैं बच्चों। महिलाओं की स्थिति। महिलाएं यानी कि नारी या फीमेल्स, तो फ्रांस में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। महिलाओं के योगदान ने जिंदगी को बदल दिया था। और परीक्षा में भी बच्चों फ्रांस की महिलाओं पर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे ध्यान से सुनिएगा। महिलाएं शुरू से ही समाज में परिवर्तन लाने के प्रयास में लगी थी। सबसे पहले हम तृतीय स्टेट की महिलाओं के बारे में बताएंगे। तृतीय स्टेट की महिलाएं या स्त्रियां जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में फल, फूल और सब्जियां बेचती थी और अमीर घरों में घरेलू काम जैसे साफ सफाई, बर्तन धोना आदि का कार्य करती थी। परंतु उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। ये कामकाजी महिलाएं जो बाहर काम करती थी, वो अपने घरों को भी देखती थी, अपने घरों में भी काम करती थी, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना और बच्चों की देखभाल भी करना। तो घर की भी जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। बाहर के काम के साथ ये घर का भी काम करती थी। स्टेट की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी। बच्चों, इस चित्र में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे महिलाएं पावरोटी लेने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। ये बैरिकेटिंग है और यहाँ पे हमें कुछ सैनिक भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्र में वो रहती होंगी वहाँ पर बेकरी कम होगी, तो उनको पावरोटी लेने के लिए काफ़ी समय लाइन में खड़ा रहना पड़ता होगा। द्वितीय स्टेट अथवा तृतीय स्टेट की धनी परिवारों की लड़कियां ही पढ़ी लिखी होती थी और बाद में उनकी शादी हो जाती थी। महिलाओं का संघर्ष चलता रहा। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए राजनीतिक क्लबों को स्थापित किया। फ्रांस में विभिन्न नगरों में करीब 60 क्लब थे। इन्हीं में से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन नामक क्लब सबसे प्रसिद्ध था। और इन क्लबों में वो क्या करते थे बच्चों? इन क्लबों में महिलाएं एकत्रित होकर अपने हितों और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए चर्चा करती थी। फिर महिलाओं की कुछ मांगे भी थी, कुछ डिमांड भी थी। उनमें से पहली डिमांड महिलाओं की ये थी कि उन्हें पुरुषों के साथ
के समान समानता का अधिकार प्राप्त हुए। और किसमें ये समानता का अधिकार प्राप्त हुए? मजदूरी में, क्योंकि जो महिलाएं बाहर काम करती थी उनकी मजदूरी पुरुषों की मजदूरी से कम थी, इसलिए वह चाहती थी कि उनकी मजदूरी भी पुरुषों के समान होना चाहिए। पुरुष भी बाहर काम करते थे और महिलाएं भी बाहर काम करती थी, तो दोनों को समान मजदूरी मिलना चाहिए था। दूसरी जो मांग महिलाओं की थी वो था पुरुषों के साथ समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना, क्योंकि सन 1791 के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। ये हम भाग 2 में पढ़ चुके हैं कि महिलाओं को वोटिंग राइट या वोट देने का अधिकार नहीं था। वे राइट टू वोट से वंचित थीं। केवल पुरुषों को ही वोट देने का या मत देने का अधिकार था, वो भी वो पुरुष जो 25 वर्ष से ऊपर के उम्र वाले थे और जो 3 दिन की मजदूरी कर के रूप में देते थे। महिलाएं असेंबली के लिए चुने जाने वाले राजनीतिक पदों की मांग भी उन्होंने रखी। महिलाओं का संघर्ष जारी रहा, लेकिन फिर सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ नियम लागू किए। उन्होंने सरकारी विद्यालयों की स्थापना करी, लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी। अब लड़कियां विद्यालय पढ़ने जा सकती थीं। इसके साथ साथ लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी और प्रत्येक शादी का पंजीकरण किया जाता था, यानी कि वहां पर एक रजिस्ट्रार ऑफिस भी होगा जहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन या शादी का पंजीकरण होता होगा। फिर तलाक या डाइवोर्स को भी कानूनी रूप दिया गया था और दोनों स्त्री पुरुष या पति पत्नी दोनों में से कोई भी डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन या अर्जी दे सकता था। इसके साथ साथ अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी ताकि छोटे मोटे व्यवसाय चला सके और कलाकार भी बन सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज जो सन 1793 से सन 1794 ईस्वी तक रहा, उस समय रॉबेस्पियर सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने का कानून लागू किया था। कई महिलाओं को गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इन्हीं में से एक महिला ओलंप देगूस थी। इन्हें भी फांसी दी गई थी क्योंकि इन्होंने महिला क्लबों को बंद कर देने के लिए रॉबेस्पियर सरकार की आलोचना की थी। अंत में सन 1946 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, उनको राइट टू वोट प्राप्त हुआ। अब हम दास प्रथा में देखेंगे कि किस प्रकार दास प्रथा का अंत हुआ, कब इसकी स्थापना हुई और इसका क्या अर्थ है। तो फ्रांस के तीन उपनिवेश यानी कि कॉलोनीज मार्टिनिक, गॉडेलॉप, सैन डोमिंगो, ये 3 फ्रांस के उपनिवेश थे जो कि कैरेबियन रीजन में थे, जहां से फ्रांस को तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी प्राप्त होती थी। अब बच्चों, उपनिवेश क्या था, इसका क्या अर्थ है? तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जब बहुत से यूरोपीय व्यापारी भारत में आए और उस समय एक अंग्रेज भी थे, तो हमारा भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। यूरोपीय कैरेबियन जाना नहीं चाहते थे, जिससे बागानों में श्रम की कमी हो गई।
इस कमी को एक त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा दूर किया गया। अब इस त्रिकोण में कौन कौन था? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। दास व्यापार 17वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। फ्रांसीसी व्यापार बोर्दे या नान्ते, ये बच्चों दो बंदरगाहों के नाम हैं, जहां से फ्रांसीसी व्यापारी अफ्रीका पानी के जहाज द्वारा जाते थे। अफ्रीका पहुंचकर वे दासों को खरीदते थे और उनको हथकड़ी पहनाकर अमेरिका ले आते थे। इन्हें लाने में 3 महीने का समय लगता था। फिर अमेरिका लाकर ये बागान के मालिकों को बेच देते थे। दासों के परिश्रम से बाजारों में कॉफी, चीनी एवं नील की मांग की पूर्ति होने लगी थी। सन 1794 ईस्वी में कन्वेंशन, जो कि पहले असेंबली कहलाती थी, ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। परंतु 10 वर्ष बाद पुनः नेपोलियन ने इसको आरंभ किया। सेंसरशिप की समाप्ति। बास्टील के नाश के बाद सन 1789 ईस्वी की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून आया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। अब बच्चों, ये सेंसर क्या होता है, सेंसर बोर्ड क्या होता है, ये हम बताएंगे आपको कि जब कोई पिक्चर बनती है, मूवी बनती है, तो इससे पहले कि वो जनता के लिए रिलीज होए, वो सबसे पहले सेंसर बोर्ड में जाती है। वहाँ पे बोर्ड के जो सदस्य होते हैं वो उस पूरी पिक्चर को देखते हैं। यदि उसमें कोई आपत्तिजनक सीन होता है या कोई उत्तेजक डायलॉग रहता है जिससे उनको लगता है कि जनता भड़क जाएगी, तो उसको वो कट करवा देते हैं, यानी कि उसको डिलीट करवा देते हैं, हटवा देते हैं और फिर वो ओके करते हैं। और जब सेंसर बोर्ड उसको ओके कर देता है उस पिक्चर को, तब वो जनता के लिए रिलीज की जाती है। तो उसी प्रकार राजतंत्र में जब लुई 16वें का शासन था, तो उस समय लिखित सामग्री जैसे कि किताब, अखबार और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे कि नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूस, ये सब राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित हो सकते थे। परंतु अब सेंसरशिप समाप्त हो गया था और इसका परिणाम क्या निकला कि फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। लोग खुले रूप से एक दूसरे का विरोध करने लगे, टिप्पणी करने लगे। प्रेस को भी स्वतंत्रता मिल गई थी और वो कुछ भी छाप देती थी। किसी भी घटना का विरोधी विचार व्यक्त किया जाने लगी, टिप्पणी भी की जाने लगी। और उस समय नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग भी जाने लगे। पुस्तकें केवल तो कुछ शिक्षित ही पढ़ते थे। सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक था। उसकी सेना भी बहुत शक्तिशाली थी। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उसने पड़ोसी यूरोपीय देशों पर आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लिया और फिर उन राज्यों को अपने रिश्तेदारों को शासन करने के लिए सौंप दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की प्रणाली चलाई। प्रारंभ में लोग नेपोलियन को अपना मुक्तिदाता मानते थे, पर बाद में लोग उसे नापसंद करने लगे। सन 1815 ईस्वी में
वाटरलू के युद्ध में उसकी पराजय हो गई। उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के द्वीप में भेज दिया गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आज हमने पाठ में ये 4 चीज़ों को देखा। आज आपका ये फ्रांसीसी क्रांति का पूरा पाठ समाप्त होता है और पाठ के अंत में हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जो आज पूरे विश्व मानता है, ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। अब बच्चों, हम आपको कुछ प्रश्न देंगे जो आप अपनी रफ कॉपी में कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध महिला क्लब का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न, त्रिकोणीय दास व्यापार में सम्मिलित 3 महाद्वीपों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न, फ्रांस में महिला क्लबों का मुख्य उद्देश्य क्या था। चौथा, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास व्यापार की समाप्ति कब हुई। पांचवा, नेपोलियन किस युद्ध में और कब पराजित हुआ। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। ये सारे प्रश्न आप अपनी रफ कॉपी में करिएगा, जहां आपने सामाजिक विज्ञान इतिहास के सारे प्रश्न किए हैं, और यहाँ आज आपका पहला पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।